अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टीचिंग मेथड में डायरेक्ट मेथड। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या-क्या सीखेंगे। तो इस लेक्चर में पहले तो हम डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उसमें टेक्निक्स क्या-क्या हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल होता है डायरेक्ट मेथड में, इस चीज़ को हम जानेंगे। पहले देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड है क्या? डायरेक्ट मेथड इट्स अ मेथड दैट इज बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग एन एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन। ये इस चीज़ पे बेस करता है, एसोसिएशन दिखाता है, लिंक दिखाता है लफ्ज़ों और फ्रेजेस का विद ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन। जब भी हम टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसमें मदर टंग फुली एक्सक्लूडेड होती है, मदर टंग को इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी जो आपकी माँ बोली होती है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज वो आपकी फ्रेंच हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो उसमें डायरेक्ट जो है वोकैब पढ़ाई जाती है, लफ्ज़ पढ़ाए जाते हैं, फ्रेजेस पढ़ाई जाती हैं। तो फिर या तो ऐसी पिक्चर्स लाई जाती हैं बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने कि ये देखें ये चल रहा है, ये तैर रहा है, तो इसको स्विमिंग कहते हैं। और फिर ये जो है इसको ईटिंग कहते हैं इंग्लिश में, इसको वॉकिंग कहते हैं, इसे इसे जॉगिंग कहते हैं, ही हिट्स द सिक्स। तो ऐसे एक्शन लाए जाते हैं, या टीचर क्या करता है कि ऐसे एक्शन क्लास में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इट्स अ बॉन्ड बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं कि ये एक बॉन्ड है, लिंक है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। यानी हम एक्सप्रेशन निकाल रहे होते हैं, तो उसका ये लिंक है एक्सपीरियंस के साथ। जब भी हम सीखते हैं तो वो हम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इन दोनों एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के बीच में लिंक दिखा रहा होता है, और फिर ये लर्नर को अनेबल बनाता है कि वो टारगेट लैंग्वेज में सीखें, जो वो दूसरी ज़बान सीखना चाहते हैं उसमें सोचें और अपने ओपिनियंस को, डिज़ायर्स को, इमोशंस को और जो उनकी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करें टारगेट लैंग्वेज में। इसमें मदर जो यानी माँ बोली है उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, फुली एक्सक्लूडेड है। किसी को भी इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी माँ बोली को इस्तेमाल करे, यानी वो उर्दू हो सकती है आपकी माँ बोली, वो सिंधी हो सकती है, बलोची हो सकती है। आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते होंगे तो उस हिसाब से आपकी वो ज़बान होगी, ठीक है। तो ये इस मेथड में डायरेक्ट लैंग्वेज को नेचुरल वे से बआसानी से बच्चों को सिखाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इसका पहला प्रिंसिपल ये है कि पहला उसूल ये है कि डायरेक्ट मेथड आपको सीखना है तो आपको हर सिचुएशन में डायरेक्ट मेथड में सुनना होगा। आप पॉडकास्ट सुनें, सोशल मीडिया पे कोई भी सुनें, या कोई रेडियो वगैरह पे न्यूज़ वगैरह सुन लें। तो आपको सुनना है और बोलना है, ठीक है, हर सिचुएशन में। और उसके बाद लर्नर्स को क्या करना है कि सेंटेंसेस में सोचना है, उनको फुल सेंटेंसेस बोलने हैं। हाउ डू यू डू, आई एम फाइन। तो हमें मुकम्मल जो है वो सेंटेंस बोलने हैं। और फिर और उसका अगला जो उसूल है वो कहता है कि ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली, यानी उनको जब ग्रामर सिखाई जाती है वो मिसालों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ सिखाई जाती है। एग्जाम्पल दिए जाते हैं, पहले उनका यानी यूज़ बचा, फिर रूल्स की तरफ वो जाते हैं, ये इसका ये रूल है, ये इसका ये रूल है, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेशन इज़ नेसेसरी टूल टू लर्न एसोसिएशन ऑफ द वर्ड्स टू ऑब्जेक्ट्स। डेमॉन्स्ट्रेशन मीन्स जो एग्जाम्पल हैं, जो चीज़ हम एक्शन करेंगे, जो हम वोकैब पढ़ाएंगे, तो उसमें डेमॉन्स्ट्रेशन बहुत लाजमी होती है। डेमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, उसे दिखाना, डिस्प्ले करना किसी चीज़ को। अगर हम जितनी वोकैब सिखाएंगे, जितने एक्सप्रेशन सिखाएंगे, या तो वो हम करके दिखाएंगे, या तो ऐसी पिक्चर्स लाएंगे जिससे जो बच्चे हैं वो एसोसिएट कर सकें। तो ये इसके जो हैं वो उसूल हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन इज़ इंट्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है कि बच्चों को मुख्तलिफ रोल्स दिए जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है। रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं, बच्चों को टॉपिक दिए जाते हैं कि जैसे जब वो अपनी रियल लाइफ में, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो उनको डील करना
यानी आता हो, तो उस काबिल बच्चों को बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है? और फिर कॉन्क्रीट वोकैब्युलरी इज़ टॉट थ्रू द पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स व्हाइल एब्स्ट्रैक्ट इज़ टॉट बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। यानी जो कॉन्क्रीट यानी जो छूने वाली वोकैब्युलरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऑनेस्टी पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, उसको हम देख तो नहीं सकते ना, तो वहाँ वो वोकैब मैं कहाँ से लाऊँगा? मगर जो ईटिंग है, वॉकिंग है, वो चीज़ें तो यानी कॉन्क्रीट ये वोकैब्युलरी हो गई, या टॉकिंग है या अब्यूज़िंग है, ये चीज़ें कॉन्क्रीट हो गई, या कुकिंग है, ये कॉन्क्रीट चीज़ें होगी। तो इस चीज़ को मैं पिक्चर्स के थ्रू दिखा भी सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा कि कॉन्क्रीट वोकैब्युलरी उनको पिक्चर के थ्रू यानी दिखाई जाती है। जैसे यानी खाना और पीना, ठीक है? कोई चीज़ कुक करना, ये कॉन्क्रीट वोकैब्युलरी है। तो कॉन्क्रीट वोकैब्युलरी यानी पिक्चर के थ्रू पढ़ाई जाएगी, और जो एब्स्ट्रैक्ट या जो वोकैब्युलरी होगी, जैसे ऑनेस्टी है, ये जैसे इमोशंस हैं, इस चीज़ को हम दिखा नहीं सकते। पिक्चर्स के थ्रू यानी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ जैसे ऑनेस्टी है, इसको हम दिखा नहीं सकते। तो ऐसी जो वोकैब्युलरी है, हम एसोसिएशन जो है वो दिखा सकते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिसाल हम दे सकते हैं कि वो ऑनेस्ट पर्सन थे। तो जब उससे लिंक हम वोकैब करेंगे, ऐसी वोकैब यानी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जना का आप मिसाल ले लें, तो ऐसे हम एग्ज़ाम्पल्स अपनी सोसाइटी से उठाएँगे। और फिर नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो है इस मेथड में प्रोहिबिटेड है। आपको नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। एम्फेसिस इज़ पुट ऑन द करेक्ट प्रोनंसिएशन और ग्रामर, यानी करेक्ट प्रोनंसिएशन जो आपको आनी चाहिए, और ग्रामर पे जो है वो एम्फेसिस होता है, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कि इस मेथड में कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है ये है कि कन्वर्सेशनल एक्टिविटीज़, बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में 2-2 बच्चे या 3-3 बच्चे साथ बिठाए जाते हैं, पेयर्स में बिठाए जाते हैं, या ऐसे ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। उनको एक टॉपिक दिया जाता है, विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ मोबाइल, ठीक है? तो ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं। ये मनी इज़ मोर पावरफुल और द नॉलेज मोर पावरफुल, ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो आप आपस में टारगेट लैंग्वेज में उस टॉपिक पे आप डिस्कस करें, ऐसे ग्रुप में डिवाइड। पहली टेक्निक ये है। जब भी आप डायरेक्ट मेथड पढ़ाएंगे, तो ये आप टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जब हम पढ़ रहे थे सेंटर पे, तो वहाँ पे ये टेक्निक्स ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। और फिर दूसरी टेक्निक ये है क्वेश्चन आंसर, यानी बच्चों से पूछे जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे कितनी हद तक जो हैं हमारी बात को सीख चुके हैं, हमारी बात उन तक पहुंच चुकी है, उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं। नंबर 3 ये है कि रीडिंग एंड राइटिंग सेशंस, ठीक है? रीडिंग और राइटिंग सेशंस जो हैं वो किए जाते हैं। रीडिंग और राइटिंग में क्या होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि ये टेक्स्ट लें और इसको लाउडली पढ़ें। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ता है उसकी प्रोनंसिएशन भी अच्छी होती है। जो बच्चे सुन रहे होते हैं वो सुन भी रहे होते हैं, और साथ में साथ उसकी जो प्रोनंसिएशन है वो बेहतर होती है। जहाँ-जहाँ पे वो गलती करते हैं, तो टीचर उनको गाइड करता है कि भाई नहीं, इस लफ्ज़ की ये प्रोनंसिएशन होगी, तो उसकी प्रोनंसिएशन भी बेहतर होती है। या कभी राइटिंग में उनको क्या आ जाता है कि आप डिक्टेशन करें, यानी टेक्स्ट पढ़ाने के बाद उनको दिए जाता है कि उसकी स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन, और कितने हद तक जो है वो ग्रामर रूल्स को सीख चुके हैं, इस चीज़ को जो है एग्ज़ामिन किया जाता है, ठीक है? उसके बाद जो 4th टेक्निक है वो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ये तो कॉमन है, इसमें ग्रामेटिकल कहाँ पे डू डज़ लगेगा, कहाँ पे एस लगेगा, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, तो और बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, तो कौन-सा वर्ब का फॉर्म लगेगा एक्टिव पैसिव में, ऐसी यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। जैसे हम इवैल्यूएट कर सकें कि बच्चों को ग्रामेटिकल रूल कितने आते हैं, और हम कौन-कौन सा जो गैप रहता है, नीड्स रहते हैं, तो उसको हम फुलफिल करें, ठीक है? नंबर 5th जो टेक्निक ये है रोल प्ले एंड मैप ड्राइंग।
ठीक है। रोल प्ले, यानी रोल प्ले करने हम जब बच्चों को डिवाइड करते हैं, किसी को रोल देते हैं डॉक्टर्स का, किसी को टीचर का, ऐसे हम डायलॉग बनवाते हैं बच्चों से। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की लिसनिंग जो है वो अच्छी होती है और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होती है। या कभी हम कहते हैं कि बच्चों को आप पिक्चर बना के लाएं और फिर उस पिक्चर पे वो जो एक्शन कर रहे हैं तो आप उससे एसोसिएट करें, प्रिडिक्ट करें कि ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसी कोई स्टोरी बनाएं। या कभी-कभी उन टीचर क्या होता है कि ऐसा मैप ले आता है और फिर बच्चों को कहता है कि आप इस मैप को देखें और देखें कि ये जो स्टोरी जो है, ये 4-5 पिक्चर्स हैं, ये कैसे लिंक कर रही हैं, आप इसको इंग्लिश में बताएं, इस सिचुएशन को आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। हर स्टूडेंट को चांस दी जाती है, तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 5वीं टेक्निक ये है। ठीक है। उसके बाद हम मेरिट्स और मेरिट्स देखेंगे इस डायरेक्ट मेथड में। पहले इसका मेरिट्स देखते हैं। पहला मेरिट ये है कि इट्स अ नेचुरल मेथड, मैंने आपको बताया था यानी पिछली स्लाइड्स में। तो ये एक कुदरती तरीका है, इसमें बआसानी से यानी बच्चे सीख रहे हैं, कोई यानी उनको हर्डल प्रेशर वगैरह नहीं है। बच्चों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप सीखें। उनको पहले लिसनिंग और फिर स्पीकिंग और फिर रीडिंग और फिर राइटिंग की तरफ लिया जाता है, तो इसमें बच्चे आसानी से सीखते हैं। और फिर देयर इज़ अ नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। तो इस मेथड में एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी में कोई गैप नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। एक्टिव वोकैबुलरी ऐसी वोकैबुलरी होती है जो आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कम, गो, ठीक है, सिट, सी, वॉच, ये एक्टिव वोकैबुलरी है जो आप डेली इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको कहता हूँ रिनाउंस, इसकी मीनिंग क्या है? एग्ज़ैजरेट, डिनाउंस, ऐसे लफ्ज़ आप अपनी डेली मर्रा यानी डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आपकी पैसिव वोकैबुलरी बन गई। एक्टिव वोकैबुलरी जो आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में। और इसका जो चौथा जो बेनिफिट ये है कि ये जो है स्पीच पे जो है एम्फेसिस करता है, इस पे जो है ज़ोर देता है। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए ही सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, तो ये उनका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बिना किसी हर्डल के उनको नेचुरल एक्सपोज़र मिलता है और जल्दी जो है वो उस लैंग्वेज को जो है लर्न कर जाते हैं और फिर उसमें कमांड हासिल करते हैं। नंबर 4 ये है कि ये ऐसा पहला मेथड है जिन्होंने क्या किया कि इंग्लिश की टारगेट लैंग्वेज की जो वोकैब है वो रियलिया एक यानी मेथड है जिसमें हम वोकैबुलरी पिक्चर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये पहला मेथड था जिन्होंने इंग्लिश की वोकैब यानी टारगेट लैंग्वेज की वोकैब, वो टारगेट लैंग्वेज कौन सी, फ्रेंच भी हो सकती है, स्पेनिश, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये पहला मेथड है जिन्होंने क्या किया कि जो टारगेट लैंग्वेज की वोकैबुलरी है उसको पिक्चर के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। तो ये 4th इसका बेनिफिट है। फिर हम देखते हैं कि इसका डीमेरिट्स क्या हैं। पहला इसका डीमेरिट्स ये है कि ये मेथड ये कहता है कि आप टारगेट लैंग्वेज को ऐसे एक्वायर कर सकते हैं जैसे जो बच्चा पैदा होता है, तो जैसे उसने अपनी मदर लैंग्वेज को एक्वायर किया, तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि ऐसा नहीं है क्योंकि टारगेट लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज जब हम बच्चे होते हैं हासिल कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत तफावत और फ़र्क होता है। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज। और आपको पता है कि दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बहुत यानी अहम किरदार अदा करता है बच्चे के टोटल ग्रोथ में। तो ये इसका हर्डल बन जाता है। अगर आप शुरू से बच्चे को डायरेक्ट मेथड पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है वो तंग आ जाएगा और अच्छे से जो है ग्रिप हासिल नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, डीमेरिट्स हैं। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ अ टीचर, कि टीचर का क्या-क्या रोल होता है डायरेक्ट मेथड में। पहला जो रोल होता है टीचर का ये है एज़ ए डेमॉन्स्ट्रेटर। टीचर क्या होता है? एज़ ए डेमॉन्स्ट्रेटर। इसमें क्या
यानी नए-नए लफ्ज़ जो है डेली बेसिस पे बच्चों के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है विद रियलिया। रियलिया यानी एक टेक्नीक है जिसमें हम वोकैब पिक्चर्स के थ्रू जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को। वहाँ पे ऐसी एक्सप्रेशन वाली पिक्चर्स लाते हैं और फिर उनको वर्ड वहाँ से एसोसिएट करके जो है वो बताते हैं एज़ अ डेमॉन्स्ट्रेटर। डेमॉन्स्ट्रेटर यानी मिसाल देने वाला, यानी वो मिसाल के थ्रू जो है वो टीचर उनको सिखा रहा होता है बच्चों को, पिक्चर्स लाता है उन पे एक्सप्रेशन वगैरह यानी उस पिक्चर में होती हैं, तो वो उस लफ्ज़ों को एसोसिएट करवा रहा होता है। नंबर दूसरा ये है कि एज़ अ फैसिलिटेटर, ये फैसिलिटेट भी कर रहा होता है बच्चों को, क्योंकि जो टीचर होता है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा होता है कि बच्चे आप किताबों से पढ़ें, यह टेक्निक इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पे जाएं, पॉडकास्ट सुनें, ये जो सोर्सेज हैं आप सर्च करें, ऐसे आप प्रैक्टिस करें। डायलॉग में यानी उसको पेयर्स में बांटता है और फिर उनको पिक्चर्स वगैरह दिखाता है, यानी उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है। और टारगेट लैंग्वेज जो ज़बान सिखा रहा होता है, तो उसका कल्चर बताता है, उसका हिस्ट्री बताता है, ठीक है? तो वो कैसे इमर्ज हुई, जिससे बच्चों में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट पैदा कर सकें और बच्चे उसको अच्छी तरह से सीखें। और उसके बाद एज़ अ मेंटर, मेंटर भी जो टीचर इसमें क्या करता है कि बच्चों को वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है। मेंटर यानी ऑब्ज़र्व करना, तो बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि कितनी हद तक जो हैं बच्चे वो सीखे हैं, और फिर जब उनको स्पीकिंग के दौरान जितनी वो एरर्स कर रहे होते हैं तो उसको करेक्ट भी करता जाता है। फिर एज़ अ पार्टनर, ये पार्टनर भी की तरह भी ये जो है वो काम कर रहा होता है, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर उसके यानी कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया तो वो सवाल भी बच्चों से पूछ रहा होता है, ठीक है? रोल ऑफ अ टीचर। और फिर नंबर 5th जो इसका रोल है एज़ एन इनिशिएटर, ये एक इनिशिएटर भी होता है। तो फिर ये क्या इनिशिएटिंग एक्टिविटीज़ में उनको राइटिंग करवाता है, मैप ड्राइंग एक्टिविटीज़ वगैरह उनको लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए करवाता है, ठीक है? तो आप एक ऐसा मैप ड्रा करें और एक ऐसी सिचुएशन सोचें जिसमें आप यानी वो सिचुएशन के थ्रू जो आपको वोकैब सिखाई जाए, ऐसी मैप ड्राइंग करें और फिर आप लिखने का काम करें या स्पीकिंग का काम करें, तो उसमें लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों की जो है वो अच्छी हो जाती है, एज़ एन इनिशिएटर वो बच्चे बन जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ अ स्टूडेंट, तो डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट का क्या रोल होता है, इस बात को भी हम समझेंगे। इस मेथड में स्टूडेंट जो है और यानी टीचर दोनों का एक्टिव रोल होता है, ठीक? और जिसमें हम कंप्लीटिंग द फिल्स इन एंड डूइंग द क्लोज एक्सरसाइज, यानी क्लोज एक्सरसाइज और फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसी जो एक्सरसाइज होती हैं वो स्टूडेंट कर रहे होते हैं और टीचर जो है वो उनको गाइड वगैरह कर रहा होता है। स्टूडेंट प्ले हिज रोल एज एन ऑब्जर्वर प्रैक्टिशनर एंड ही इज ऑल्सो एक्सप्लोर द न्यू सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन इन टारगेट लैंग्वेज। टीएल मैंने लिखा है जिसका मतलब है टारगेट लैंग्वेज। तो स्टूडेंट इस मेथड में एक ऑब्जर्वर भी होता है और प्रैक्टिशनर भी होता है और नए नए जो सोर्सेज हैं वो ढूंढ के लाता है। वोकैब भी बच्चे भी लाते हैं इस मेथड में, तो न्यू वोकैब सर ये जो मैं ढूंढ के लाया हूँ तो ये आप अपनाएं, ये मैंने वोकैब सीखी है, तो वो यानी सोर्सेस ढूंढ के पढ़ के आते हैं तो टीचर को बता रहे होते हैं। दोनों का जो है रोल एक्टिव होता है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है, तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो ये मैंने आपको जैसे बताया पिछली स्लाइड्स में कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिस्पॉन्स में आया था, और इसकी वीकनेस इस मेथड की ये है कि ये मेथड यानी का ये कहना है कि हम सेकंड लैंग्वेज को ऐसे एक्वायर कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किया था, मगर ये इसकी जो गलत बिलीफ है। तो इस पे जो है हमारा लेक्चर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।